आपकी तालियों के बीच मैं संजीव चतुर्वेदी जी को इनवाइट करना चाहूँगी। संजीव जी, क्योंकि जब बात होती है विमल की, विमल ब्रांड की एक अपनी पहचान है, और मैं ये नहीं कहूँगी कि हाल के वर्षों से, मुझे लगता है कि बचपन से ही मैं सुनते आई हूँ विमल का नाम। विमल ब्रांड की शुरुआत हिंदुस्तान में श्री धीरूभाई अंबानी जी ने की, और आज ये ब्रांड एक तरीके से लोगों की पसंद बन गया है। इस सफ़र के बारे में सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? ये धीरूभाई अंबानी का या अंबानी फैमिली का एफआई से सबसे पहला वेंचर था। रिलायंस टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी होती थी जो इवेंचुअली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड बनी, और 1975 में विमल ब्रांड को एस्टेब्लिश किया गया। विमल ब्रांड इतना पॉपुलर होता चला गया कि हम जैसे फैशन में एक दूसरे को कॉपी करते हैं, विमल नाम अपने आप में इतना पॉपुलर हो गया कि अलग अलग प्रोडक्ट में विमल नाम से आदमियों ने प्रोडक्ट लॉन्च करने शुरू कर दिए। सो इट हैज़ बिकम अ जेनरिक नेम इन अ वे, आई कैन से। टेक्सटाइल में, मेंस वेयर में एक टाइम पे विमल साड़ीज़ के नाम पे, विमल ड्रेस मटेरियल के नाम पे, सो अक्रॉस द फैमिली, अक्रॉस द जेंडर विमल बहुत पॉपुलर हो गया। लेकिन क्योंकि इस सफ़र में जाहिर है कि कंपटीशन तो हर जगह होता है, लेकिन फिर भी इस कंपटीशन के बीच भी लीड करना, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट आप मानते हैं? देखिए, कंपटीशन तो इन अ वे बहुत हेल्दी होता है। जब कंपटीशन होता है तो आप पे ओनस बढ़ जाता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे बढ़िया कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन बढ़ने से ब्रांड को और प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि अदरवाइज़ आपको कोई कंपटीशन ही नहीं होगा तो आप कुछ करेंगे ही नहीं। तो कंपटीशन होना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा। क्योंकि आज भारत 24 पर हम गेम चेंजर्स की बात कर रहे हैं, बढ़ते गुजरात की, उभरते गुजरात की। जब बढ़ता गुजरात और उभरता गुजरात हम सुनते हैं, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जिसकी एक अपनी पहचान है समाज के तौर में भी, आगे बढ़ाने को लेकर के भी, इस बढ़ते गुजरात और उभरते गुजरात में आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को कैसे देख रहे हो, उसकी भूमिका आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर आप गुजरात के प्रोग्रेस की बात करते हैं और रिलायंस का नाम अगर आदमी नहीं ले तो वो बड़ा मिसमैच हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये जो प्रोग्रेस हुआ है ये बड़ा हैंड इन हैंड प्रोग्रेस हुआ है। रिलायंस की जो पहला इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव जो रहा वो अहमदाबाद से रहा, लेकिन जिस तरीके से ये बड़ा, आज आप गुजरात की किसी भी सिटी का नाम ले लीजिए, जामनगर वर्ल्ड मैप पे आ गया। अपने आप में वो सिटी इतनी पॉपुलर हो गई कि इतना बड़ा जो कॉम्प्लेक्स है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर में हो गई, जामनगर सब जगह पॉपुलर हो गया। तो अहमदाबाद से रिलायंस जामनगर गई, वहाँ से दहेज, वहाँ से सूरत, वहाँ से फिर वापी। तो आप कहीं भी गुजरात का नाम ले लीजिए, रिलायंस हर जगह है। रिलायंस ने मुझे लगता है इस बात पर एक ताली ज़रूर होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे जो पीछे लोग बैठे हुए हैं, मैं चाहूँगी कि आप सब बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत दिलचस्प बात है कि किस तरीके से गुजरात की विकास गाथा में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की आप लोगों की भूमिका है। प्लीज़ कंटिन्यू। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। पिछले एक डेकेड में रिलायंस ने ऑलमोस्ट $150 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है देश में, जिसका क्लोज टू 1/3 गुजरात में ही हुआ है खाली। तो उभरता गुजरात और बढ़ता गुजरात में अगर आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपना 1/3 अगर लगाया है तो इट इज़ अ बिग थिंग। इसके बाद जो आगे के और इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, इसका बहुत बड़ा अभी इन्वेस्टमेंट और जामनगर में आ रहा है। गुजरात की जो 2030 से 32 के बीच में मेरे ख्याल से 50% ऑफ द नीड पावर की वो रिलायंस की रिन्यूएबल एनर्जी से आ जाएगी। जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी और किस तरीके से रिलायंस गुजरात में काम कर रहा है, तो कंपनी के बारे में मैंने ये भी जाना कि नरोदा प्लांट की एक सस्टेनेबल स्टोरी भी है। उसके बारे में ज़रा आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्या है स्टोरी? देखिए, बहुत सी चीज़ें हुई। रिलायंस में जो ओनली विमल ब्रांड था ये इंडिया में था, लेकिन 1975 के बाद से 1975 जिसकी हम बात कर रहे थे, बहुत बड़ा एक इंडियन जो माइग्रेशन हुआ वो मिडिल ईस्ट में हुआ। ये नाम मिडिल ईस्ट में बहुत पॉपुलर हो गया। उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट्स में आज जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं लगभग वो हमारे बायर्स हैं। 50% ऑफ नरोडा का जो प्रोडक्शन है वो 58 कंट्रीज़ में जाता है। एंड
ब्रांड अगर बड़ा है तो रिलायंस का बायर है, एक तरीके से आई कैन से दैट वेरी हम्बली, बट इट इज़ एन अचीवमेंट। दूसरा जो रिलायंस का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जिसमें नरोड़ा का काफ़ी बड़ा पार्टिसिपेशन है कि जितनी भी आप यहाँ पे पेट बॉटल्स देख रहे हैं जी। ये हमारी मदर अर्थ को काफ़ी डैमेज करती हैं। रिलायंस ने एक इनिशिएटिव लिया कि इन सारी बोटल्स को खाली को कलेक्ट करके इनको वापस फाइबर में कन्वर्ट करके और फाइबर से कपड़े में बनाना। तो आज जो आप बोतल देख रहे हैं कल ये हो सकता है कि आपने इसका कपड़ा पहना हो। मतलब ये जो बोतल है जो टेबल पे रखा हुआ है, इस बोतल से भी कपड़ा बन सकता है। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है आज के 6 महीने से लेकर 2 साल के बाद आप जो कपड़ा पहन रही हो कभी बोतल रही होगी। ओह माय गॉड, ये बिल्कुल अनबिलीवेबल है। और हालांकि आपने कहा जिस तरीके से आप लोग काम करते रहते हैं तो उम्मीद है कि ज़रूर ऐसा देखने को मिलेगा। एक और प्रश्न, क्योंकि आज के वक्त में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं और कैसे नई चीज़ें आ रही हैं, आधुनिकता का दौर है। लेकिन इन सब के बीच गुजरात की अगर हम बात करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, गुजरात के प्रधान उद्योग की बात करते हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं मार्केटिंग और कस्टमर्स की जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि क्या कुछ इसमें और करने की ज़रूरत है? क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं ताकि आने वाले वक्त में भी वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल अभी तक प्ले करता आया है वो उतना ही इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते रहे? देखिए, पहले जो कपड़ा बिकता था, हम इंटरनेशनल ट्रेंड्स को, जो कन्वेंशनल ट्रेंड को जो फॉलो करते थे, उसमें कपड़ा 2 सीज़न के हिसाब से बिकता था, स्प्रिंग समर एंड ऑटम विंटर। अमेरिका में उसको फॉल विंटर कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो जो सेगमेंट है वो जेनजी जो है उसके पास इतना पेशेंस नहीं है कि वो 6 महीने के लिए वेट करे। तो ये सीज़न जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने भी एक कि फार्म टू फाइबर टू फैशन टू फैब्रिक और फैब्रिक को इंटरनेशनल ले जाना, तो उस कॉन्सेप्ट को हमने बहुत अच्छे तरह से अडॉप्ट किया है और कपड़े को सीज़न के हिसाब से बेचने के बजाय फैशन के हिसाब से बेचना शुरू कर दिया है। सो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये रोज़ इवॉल्व होता है, रोज़ कुछ नया थॉट आता है, रोज़ कई डिज़ाइन में कन्वर्ट होता है और इट इज़ गोइंग टू एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। बट बीइंग इन दिस इंडस्ट्री, आपने जेन ज़ी का जिक्र किया, चॉइसेस बहुत बदल रही है। एक चैलेंज क्या महसूस होता है कि आज की जनरेशन को केटर करना है, उन तक भी पहुंच बनानी है, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, उसमें जो रिलायंस का एक और इनिशिएटिव है, रिलायंस ट्रेंड्स करके, आपने हर जगह देखा होगा। ट्रेंड्स का स्प्रेड जिस तरीके से हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि पहले हम किसी को अपना एड्रेस बताते थे तो ये कहते थे कि फलानी जगह का पोस्ट ऑफिस है, उसके आगे चले जाना या उसके पीछे चले जाना। थोड़े टाइम के बाद ऐसा होगा कि रिलायंस ट्रेंड का जो स्टोर है उसके आगे है या उसके पीछे है, तो उसको इतनी डीप लेके जा रहे हैं कि किसी भी पॉकेट का, किसी वॉक ऑफ द लाइफ का आदमी होगा, उसकी फैशन नीड को हम फुली सर्विस कर पाएंगे। लेकिन जब फैशन नीड की बात होती है, आपने रिलायंस ट्रेंड की बात करी और मुझे लगता है कि हर जगह इसके आउटलेट्स हैं, आपको मिल जाएंगे हर शहर में। आप लोग वैसे शहर जो मेट्रो सिटीज़ नहीं भी है वहाँ पर भी रिलायंस ट्रेंड्स बहुत बड़ी संख्या में है। लेकिन फिर दूसरा पहलू ये भी आ जाता है कि पॉकेट फ्रेंडली, जब कस्टमर्स पहुँचते हैं तो उनको लगता है कि यार ये तो महंगा है, कुछ ऐसा। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे और क्या इस पर भी काम आप लोग करते हैं? देखिए, रिलायंस की हमेशा से फिलॉसफी रही है कि हमेशा जो मासेस हैं उनके पॉकेट के हिसाब से ही अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करिए। एक बड़ा फेमस धीरू भाई का स्टेटमेंट था कि जब रिलायंस कम्युनिकेशन में आ रही, टेलीफोन में आ रहे थे कि आपके मोबाइल का चार्ज एक पोस्ट कार्ड के बराबर होगा तो ये पॉपुलर होगा, नहीं तो ये नहीं चल पाएगा। तो उस फिलॉसफी को हमने फैशन में भी उसी तरीके से अडॉप्ट किया है। मैंने आपको जैसे पहले बोला, एवरी वॉक ऑफ द लाइफ इज़ रिलायंस कस्टमर। तो बिल्कुल मॉडरेट इनकम वाले से लेके सुपर लग्जरी तक के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ उनको फैशन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, मैं बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ है। फ्यूचर के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? मेरा आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि आप लोगों ने इतना अचीव कर लिया है, बट ऑब्वियस है कि आने वाले वक्त में भी चुनौतियां रहेंगी और शायद इससे बड़ी होगी कि और भी कंपनी जो MNCs भी आ रही हैं, उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे और क्या आपकी योजना है इसे कोप आउट करने के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद कहूँगा कि आपने बोला कि बहुत कुछ अचीव कर लिया। हम लोगों को ऐसा लग रहा है अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, बिकॉज फैशन ट्रेंड पहले एक फैशन होता था, आज फैशन ट्रेंड इज़ विद कंफर्ट। तो आपको इतने कंफर्टेबल फैब्रिक फैशन के साथ बनाने हैं, अदरवाइज नई जनरेशन जो है वो आपसे तुरंत दूर हट जाएगी। तो आपको फैशन एंड कंफर्ट दोनों का ध्यान रखना है। पहले हम ग्लोबल अप्रोच की बात करते थे कि हम वर्ल्ड में कहीं चले जाएं,
अब हिंदुस्तान कलेक्टिवली एंड मैं अपनी कंपनी की बात करूंगा उस लेवल पे आ चुके हैं कि हम ग्लोबल ग्रोथ की बात करें कि हमारी ग्रोथ ग्लोबली कितनी हो रही है। आने वाले टाइम में आपको दिखाई देगा कि रिलायंस जो है जितना हिंदुस्तान में अपना पेनिट्रेशन किया है उससे काफ़ी ज़्यादा ग्लोबली करेगी। थैंक यू सो मच, हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेष। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आने Pleasure के is लिए, इस mine. मंच पर Pleasure. जुड़ने के लिए। Thank you. थैंक यू Thank सो you मच। very एक बार much. जोरदार तालियां।